हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 14 दैट इज़ इकोसिस्टम में स्टार्ट कर चुकी हूँ और इसके 2 वीडियो लेक्चर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और रिसेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने एनर्जी फ्लो अभी वीडियो लेक्चर नंबर 2 पे हमने ख़त्म किया था। तो आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3 और जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, जैसा कि कल हमने एनर्जी फ्लो में समझा था कि कैसे प्लांट की एनर्जी उसकी जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जैसे डियर पे चले जाती है एंड डियर की एनर्जी कैसे आपकी लैंड के पास पहुंच जाती है, लेकिन पूरी एनर्जी नहीं जाती है, 10% एनर्जी ही केवल ट्रांसफ़र होती है ईच लेवल्स पर। लेकिन वो प्लांट पे भी एनर्जी कहाँ से आई? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा सन है, कुछ आपके ओनली जो हाइड्रोथर्मल डीप सी प्लांट होते हैं उनको छोड़ करके जो बाकी सारे के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके सन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। सन का केवल 1 to 5% या फिर हम जो पार की बात करें, पार क्या था? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसका 2 to 10% ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस में। तो वो केवल 2 to 10% जो एनर्जी है वही पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन कर रही है, उसको फंक्शन करा रही है। तो केवल वही एनर्जी प्लांट्स पे आ रही है, प्लांट्स पे हम में आ रही है, वो भी 10% ही आ रही है, 90% तो एनवायरनमेंट में चले जा रही है। तो ये सब हमें सीखने को मिला था। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करेंगे, देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, इसके 2 टाइप्स की बात करेंगे एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे एंड एनुअल आपका कितना प्रोडक्टिविटी है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट आपकी NCERT बुक में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेती हूँ। प्राइमरी प्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। प्राइमरी प्रोडक्शन, तो देखिए अब प्रोडक्शन का मतलब इन जनरल क्या होता है? उत्पादन ही तो होता है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं इन टर्म ऑफ इकोसिस्टम के टर्म पे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ समय बाद वहाँ पर कितना जो बायोमास है, कितना उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना वहाँ पर बायोमास हो जा रहा है, वही आपका क्या है? प्रोडक्शन है। अगर मैं बात करूँ इसके डेफिनेशन की, जो आपके अकॉर्डिंग टू योर NCERT, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड by plant during photosynthetic या photosynthesis। तो ये इस डेफिनेशन हो गई प्राइमरी प्रोडक्शन की। मीन्स जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक टाइम पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितना वो अपने बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, वही आपका कहलाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, जो मेन टॉपिक है हमारा, कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो आपकी पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो देखिए यही, अगर इसको हम टाइम यहाँ पर जैसे टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, पर्टिकुलर हम 1 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। दैट मीन्स रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर समझिए क्या है, जैसे सपोज
मैंने एक यूनिट एरिया ले ली और यहाँ पर कोई प्लांट, मैंने बहुत सारे प्लांट यहाँ पर लगाए एक टाइप के, तो वहाँ पर सपोज़ उसका जो बायोमास था वो था 500 kg था, ठीक है, ये प्लांट है सपोज। अब 1 ईयर बाद, 1 साल के बाद वहाँ पर जो उसका बायोमास है उसका वेट हो गया, यहाँ पर जो प्लांट यहाँ पर अब ग्रो तो करेंगे ना, मैंने यहाँ पे पहले छोटे छोटे प्लांट लगाए, 1 साल बाद वो ग्रोथ तो करेंगे, उसका जो बायोमास हो गया वो हो गया 1500 kg। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना रेट हुआ, 1 साल में कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हुआ, 1000 kg इंक्रीमेंट हुआ। तो यही प्रोडक्टिविटी है। क्लियर हो गया। तो 1000 kg जो इंक्रीमेंट हुआ किसमें, प्लांट के बायोमास में जो हमने किया था, वो इस कहलाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो इन टर्म ऑफ वेट, वेट के टर्म में इसे किया जाता है G⁻⁻², एंड एनर्जी के टर्म में इसे, इसकी बात कर रही हूँ अभी प्रोडक्शन की, ठीक है, इसे किया जाता है किलो कैलोरी m⁻²। अब अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे ईयर आ जाता है आपका, और यहाँ पे भी ईयर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इसको एक्सप्रेस करने का तरीका। अब चलिए बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे बता रही हूँ मैं टाइप्स। पहला है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने फूड चेन के बारे में आपको पहले ही वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, सुंदर सा प्लांट है, उसने जो सन की जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया। अब इसको किसने खाया, इसको खाया डियर ने। डियर मुझे बनाना नहीं आता, फिर भी आई विल ट्राई। ठीक है, ऐसे करके जो डियर था, हालांकि ये डियर जैसा नहीं लग रहा, बट समझ लो डियर ने खाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल 1, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है। अब इसे जो खाएगा वो ट्रॉपिक लेवल 3 कहलाएगा। यहाँ पर जो लायन होगा वो ट्रॉपिक लेवल 3 कहलाएगा। तो ट्रॉपिक लेवल 1 में देखिए, अब यहाँ पर जो सन की इसने एनर्जी को कैप्चर किया, ग्लूकोज बनाया। ठीक है, क्या जो 100% जो ग्लूकोज है वो प्लांट अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सपोज इसने कितना ग्लूकोज बनाया, 1000 kg ग्लूकोज बनाया, 2000 kg ग्लूकोज बनाया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि 2000 kg पूरा ही वो अपनी ग्रोथ में लगा दे। ठीक है, अब इसका जो बायोमास है वो इस डियर के काम तो आ रहा है, यानी कि T2 लेवल पर जो खाने वाले, जो इसको खाने वाले जो यहाँ पर एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो इसी बात पे तो डिपेंड करेगा कि इसका बायोमास कितना है, कितना वो हरा भरा है। ठीक है, तो अब वो हरा भरा कैसे रहेगा, जितना वो ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन जितना वो ग्लूकोज बनाता उतने अपने हरे भरे में वो खर्च नहीं करता, वो थोड़ा बहुत एक कंसिडरेबल पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कर लेता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बात को समझना, एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है आपका, ये क्या है, टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल ग्लूकोज। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय फोटोसिंथेसिस जो बनाएगा वो आपका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है, जो कुछ भी आपका जो फर्स्ट में बनाया ग्लूकोज, आपका बाय फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अब मैंने कहा ना कि एक कंसिडरेबल पार्ट कहाँ पर यूज हो रहा है, considerable part of glucose used in
रेस्पिरेशन में वो यूज़ हो रहा है, जिसे हम उस अमाउंट को हम कैपिटल R से शो करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस प्लांट ने जितना ग्लूकोज बनाया उसका कुछ पार्ट यहाँ खर्च कर दिया, जितना पार्ट बचा उसको अपने आप की ग्रोथ में लगा दिया। ठीक है, तो अब जितनी इसने ग्रोथ करी वो T2 लेवल के लोग के लिए करी है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर नेट प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, जब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी यानी कि उसने जितना ग्लूकोज बनाया था, मीन्स जितना उसने ग्लूकोज बनाया था उसमें से जब हम जो उसने रेस्पिरेशन में खर्च कर दिया उसको माइनस कर देंगे तो आपकी नेट प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। एक प्रकार से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए है, T2 लेवल के लिए है यहाँ पर, कि वो कितना खाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पर देखिए, अब T2 लेवल पर, अब इस T1 लेवल को खाने के बाद इनका भी तो बायोमास बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो बायोमास बढ़ेगा, जो यहाँ पर इंक्रीमेंट अमाउंट ऑफ जो बायोमास है प्रोड्यूस्ड इन T2 लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, या रेट भी हो सकता है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन T2 ट्रॉपिक लेवल 2 पे जो जितना इंक्रीमेंट हुआ वो आपकी कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स इस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डियर ने इनको खा के अपनी जितनी ग्रोथ करी, अपना जितना बायोमास बढ़ाया, वो आपका कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जबकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो T1 लेवल है, मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सन की एनर्जी से जितना ग्रोथ की वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब उसमें ग्रॉस हो गई और आपकी नेट हो गई। ग्रॉस क्या थी, जितना उसने बनाया है वो ग्रॉस हो गई। अब जितना पार्ट उसने रेस्पिरेशन में खर्च किया उसको अगर हम ग्रॉस से निकालते तो वो नेट बच गई। एक प्रकार से जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके लिए है, T2 के लिए है, क्योंकि T2 वही खाएगा, किसको खाएगा, नेट प्रोडक्टिविटी को खाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खा के ये अपना बायोमास जो इंक्रीज करेगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई होप इतनी ही बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एनुअम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, जो एक एरिया आप एक डेटा जो आपको इसके इसमें दिया है, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है कि पर एनुअम ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ जो है वो 170 बिलियन है। ओके, बिलियन है मिलियन है, लेट मी चेक, बिलियन, ठीक है। और कह रहा है, अब एज यू नो आपको पता है कि अर्थ में 1/3 पार्ट तो ओशियन है, 1/4 पार्ट ही लैंड है, लेकिन प्रोडक्टिविटी फिर भी किसकी ज़्यादा है, लैंड की ज़्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है वो 55 बिलियन है, तो लैंड की कितनी बची, लैंड की बची 115 बिलियन। अब ऐसा क्यों डिस्कस करने को बोला है टीचर्स से कि ऐसा क्यों, अब एरिया तो इसका ज़्यादा है ना ओशियन का, फिर भी वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है और यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अब कोई भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन है, अब जो मेन एनर्जी जो सबसे पहले सोलर एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो प्लांट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि इन कंपैरिजन टू लैंड ओशियन में जो प्लांट्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि जो सनलाइट है वो 15 मीटर से नीचे को तो पहुँच ही नहीं पाती है। तो रीजंस क्या क्या हो जाएंगे इसकी ज़्यादा होने के, ओशियन में ज़्यादा होने के, कि सनलाइट जो है, सनलाइट
reached only 15 meter of sea depth, ठीक है, जो डेप्थ है वहाँ तक ही पहुँच सकती है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वहाँ पर हो सकती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वहाँ पर है, इसी कारण आपकी जो ओशन है वहाँ पर की प्रोडक्टिविटी कम है एंड लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो आई होप आज की जो वीडियो है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और एक टॉपिक ये रह गया है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है, तो ये डेटा भी हमने कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अब किन किन चीज़ों पे होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी एरिया में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक यूनिट पर एरिया ना, कि वहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज़ है वो किस टाइप की है। तो पहला हो जाएगा प्लांट स्पीसीज़, ठीक है। दूसरा, वहाँ पर के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वहाँ की प्रोडक्टिविटी। थर्ड, वहाँ पर जो प्लांट है उनका फोटोसिंथेटिकली रेट कैसा है, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है। एंड वहाँ पर न्यूट्रिशन कैसे हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं। तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है इन बातों पे। तो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, डेटा पूछा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजर्स को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।